नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह चौहान। मेरा नाम है दिव्या जैन। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि राजस्थान लेवल की सीईटी जो कि ग्रेजुएशन बेस्ड एक परीक्षा होती है, जिसे हम कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कहते हैं, उसकी विज्ञप्ति जो है वो जारी हो चुकी है। उसकी संपूर्ण जानकारी आज हम इस वीडियो में आपसे शेयर करने जा रहे हैं। दोस्तों, ये जो हमारा चैनल है, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जो आगे की नोटिफिकेशंस है वो आपको मिलती रहें। दोस्तों, हमारा जो चैनल है वो टेलीग्राम पे भी है, वहां पर भी आप जाकर के इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जो यहाँ का सब्सक्रिप्शन है या यहाँ की जो जानकारी है या जो गवर्नमेंट रिलेटेड आपके एग्जाम्स हैं उनकी जो जानकारी है, वहां का डिस्क्रिप्शन या लिंक जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा सा इस विज्ञप्ति के बारे में बात करते हैं कि ये विज्ञप्ति किस लेवल की है या इस पे किस बारे में बात जो है वो की जा रही है। दोस्तों देखिए, जैसा कि आपके सामने यहाँ पर नजर आ रहा है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा 6 अगस्त 2024 को ये वैकेंसी आई है, जिसमें कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है उसके बारे में बात की गई है, जिसमें राजस्थान के होमगार्ड जिसमें प्लाटून कमांडर, उसके अलावा अभियंत्रिकी अधीनस्थ सिंचाई विभाग जिसमें जिलेदार और पटवारी, राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा जिसमें कनिष्ठ लेखाकार, उसके अलावा राजस्थान राजस्व लेखा अधीनस्थ सेवा में तहसील राजस्व लेखाकार, महिला अधिकारिता अधीनस्थ सेवा में पर्यवेक्षक, उसके अलावा बाल विकास अधीनस्थ में पर्यवेक्षक, कारागार अधीनस्थ में उप जेलर, समाज कल्याण के अंदर छात्रावास अधीक्षक, और उसके अलावा पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी और उसके अलावा कनिष्ठ लेखाकार जैसी भर्तियां जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। दोस्तों, ये एक बम्पर वैकेंसी है जो यहाँ पर निकाली गई है। इसके कुछ पात्रता परीक्षा के विषय में कुछ निर्देश यहाँ पर जारी हैं, जिनका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इन निर्देशों को आपको ढंग से पढ़ना है ताकि जो पेपर है उसमें आपको पता चले कि यहाँ पर ये एग्जाम हमसे क्या मांग रहा है या क्या कहना चाह रहा है। दोस्तों, यहाँ पर एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये परीक्षा यदि आप देते हैं तो कम से कम 40% अंक जो है वो आपको प्राप्त करना अनिवार्य है। इतना अगर आप प्राप्त करेंगे तो ही ये परीक्षा आपके लिए मानी जाएगी, नहीं तो नहीं मानी जाएगी। दूसरा, यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है आपको कि जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं उनके लिए जो ये परसेंटेज है ये 5% कम है, यानी कि जनरल के लिए 40% है, बाकी के लिए ये 35% यानी कि 35% जो है ये दिया गया है। और यहाँ पर जो भी अंक आपको मिलते हैं या जो भी ये इस परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं, ये जो लेवल है इसका, ये पूरा मान्यता है, ये पूरी 1 साल तक के लिए जो है वो मानी जाएगी। तो एक आपको ध्यान रखना है, 40% आपको अंक लेकर आना अनिवार्य है। और दूसरा, ये जो अंक है इसकी समय सीमा 1 साल तक है। दोस्तों, अगर हम बात करें ऑनलाइन अप्लाई करने की, तो यहाँ पर ये इसमें SSO ID आपकी यहाँ पर बनी होती है, या RSSMB rajasthan.gov.in पर जाकर के भी आप इसको फिल कर सकते हैं। OTR यानी कि वन टाइम एक रजिस्ट्रेशन होता है। वो रजिस्ट्रेशन अगर आप इसमें कर लेते हैं तो उसके बाद में आपको उसके आगे फिर बार बार कोई अलग से फॉर्म भरने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं होती। कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हर बार मांगी जाएंगी तो वो आप भर सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए अगर आपने एक बार भी रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा है तो एक बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको कराना होगा, जिसके लिए कुछ छोटी मोटी फॉर्मेलिटीज जैसे कि KYC यानी कि फोटो, हस्ताक्षर और कुछ डॉक्यूमेंट जो है वो आपके मांगे जाएंगे, जिसमें मूल प्रमाण पत्रों की अगर मैं बात करूं तो बोनाफाइड सर्टिफिकेट वगैरह, उसके अलावा 10वीं की बोर्ड की मार्कशीट और उससे संबंधित उसके अलावा और भी कोई जो चीज आपसे संबंधित होती है, चाहे वो कास्ट का सर्टिफिकेट हो गया या उसके अलावा फोटो या हस्ताक्षर वगैरह, सारी चीजें वो आपको इसमें लगानी होगी और SSO ID के थ्रू आप इसको भर सकते हैं। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप ईमेल कर सकते हैं या आपको हेल्पलाइन नंबर भी यहाँ पर दिया गया है, आप उस पर भी कोई बात कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई शिकायत हो तो 181 का जो शिकायत पोर्टल होता है, आप उस पर कॉल करके यहाँ पर है ना अपना जो भी कोई समस्या है, शिकायत है, वो भी दर्ज करवा सकते हैं। दोस्तों, इस फॉर्म की जो है वो फीस भी रखी गई है। थोड़ा सा इसका फीस का भी आप ध्यान रखना। जनरल वालों के लिए अगर मैं बात करूं तो जो इसका फीस का भुगतान है वो है 600 रुपए, लेकिन जो बाकियों की अगर मैं बात करूं, अनुसूचित जाति यानी कि OBC वगैरह की, SC ST की, तो जो फीस है वो है 400 रुपीज यानी कि 400 रुपए यहाँ पर दिए गए हैं। दूसरा, यहाँ पर दोस्तों आपको एक और बात भी ध्यान रखनी है कि ये जो है यहाँ पर इसने आपको विभाग के हिसाब से पद का नाम जो है वो भी दे रखा है। ये टेबल आपको दिख रही होगी, इस टेबल में आप जरा विभाग का नाम देख लीजिएगा और जो पद यहाँ पर अलॉट हुए हैं वो पद भी यहाँ पर दर्शाए गए हैं।
दोस्तों उसके अलावा अलग अलग कुछ विशेष बातें इसमें आपको दी गई हैं जो कि आप पीडीएफ में बहुत आराम से देख सकते हैं। मेन बात यह रहेगी कि आप अपने जो भी सर्टिफिकेशन है उसको आप कंप्लीट रखें, वो आपके पास में पूरा पूरा होना चाहिए, ताकि जो भी लाभ आपको उसके आधार पर मिलना है या जो आरक्षण की सुविधा आपको मिलनी है वो आपको निश्चित तौर पर मिल जाए। जैसे भूतपूर्व सैनिक अगर होते हैं तो उनके लिए 12.5% पद जो है वो आरक्षित रखे जाते हैं। उसके अलावा उत्कृष्ट खिलाड़ी जो होते हैं उनके लिए भी पद होते हैं, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय खेल से संबंधित हों या कोई और अलग अलग प्रकार के गेम्स हों, उनके अंदर अगर उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया होता है तो उनके लिए भी एक विशेष सुविधा या विशेष आरक्षण की सुविधा यहाँ पर हो रखी होती है, जिसमें बहुत सारे जगह के हिसाब से बताया गया है कि आपने किस किस में पार्टिसिपेशन किया हो, या फिर दिव्यांगजन जो है उनके लिए भी कुछ विशेष प्रकार की सुविधा या विशेष प्रकार का आरक्षण जो है वो यहाँ पर आपको प्रदान किया जाता है। दोस्तों आगे की अगर हम बात करें शैक्षणिक योग्यताओं की, तो वो भी आपके पास होनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप जो है वो स्नातक होने चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन जो है वो आपकी मिनिमम होनी चाहिए। और ये जो आपका स्नातक है इसका आपको यहाँ पर दिया भी है डेट कि जो उसका रिजल्ट है वो 13/10/2022 तक जो है उसके अनुसार आपका जो स्नातक परीक्षा है वो हो जानी चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन मिनिमम क्वालिफिकेशन है जो ये आपसे मांग रहा है। दोस्तों उसके बाद में अगर हम बात करें राष्ट्रीयता की, तो भारत के नागरिक आप होने चाहिए। उसके अलावा कुछ और जो भी अगर आप कहीं बाहर से बिलोंग करते हैं, नेपाल, भूटान, तिब्बत से, तो उसके शरणार्थियों को भी कुछ विशेष सुविधाएं हैं। आयु की यदि बात करें तो 1 जनवरी 2025 को आपकी आयु 18 से 40 के बीच में होनी चाहिए। जी हाँ, अगर आप 18 से 40 के बीच में होते हैं तो निश्चित तौर पर आप इस फॉर्म को भर सकते हो। दोस्तों यहाँ पर और आपको कुछ छूट दी गई है, एज का रिलैक्सेशन दिया गया है जिसको आप ध्यान रखें। यहाँ पर एज के रिलैक्सेशन की अगर मैं बात करूँ तो जो महिलाएं हैं सामान्य वर्ग की, यानी कि जनरल कैटेगरी की जो फीमेल्स हैं, उनकी एज में रिलैक्सेशन 5 वर्ष का दिया गया है, यानी कि 45 ईयर्स तक वो भर सकती हैं। दूसरा, अगर वो अनुसूचित जाति या जनजाति का छात्र है, चाहे वो बॉय है मतलब कि मेल है या फीमेल है, तो भी उसे 5 वर्ष की जो छूट है वो दी गई है। अगर वो एक कैटेगरी को बिलोंग करती है और अगर फिर वो फीमेल है तो उनको जो 10 वर्ष की है वो जो छूट जो है वो एज रिलैक्सेशन दिया गया है। तो आप थोड़ा सा इसका भी ध्यान रखें कि आप किस वर्ग की श्रेणी में आ रहे हैं, उस अकॉर्डिंग आप अपना एज रिलैक्सेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें कि एग्जामिनेशन का फॉर्म या इस सीईटी का फॉर्म हम कब तक फिल कर सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा 9 अगस्त से ये जो है फॉर्म आप फिल कर सकते हैं 7 तारीख तक। जी हाँ, 7 सितंबर 2024 को रात्रि 23:59 तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। परीक्षा का आयोजन की अगर मैं बात करूं तो 25, 26, 27 और 28 जो है सितंबर में इसका आयोजन किया जाएगा। प्रवेश पत्र अगर जब आएगा तो वो आपके ऑनलाइन वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाएगा। और अगर कुछ अयोग्यताओं की अगर मैं बात करूं तो अयोग्यता में अगर किसी के 2 से अधिक संतानें हैं या फिर कुछ और किसी प्रकार की अगर उन्होंने कुछ इस तरीके की चीज़ें जो इस नियमों में आती हैं तो उनको अयोग्य भी घोषित किया जा सकता है। दोस्तों ऑनलाइन आवेदन जो है वो आप करें और उसके बाद में कई सारी चीज़ें हैं। खास तौर पर ध्यान रखें कि इसमें वो विद्यार्थी इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं जिनको ऑलरेडी डीबार किया गया है, वो भी इसमें थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। उसके अलावा फोटोग्राफ और अगर हस्ताक्षर की बात करें तो वो मैम आपको बता देंगी। यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि आपके फोटोग्राफ का जो साइज है वो 3.5 सेंटीमीटर से 4.5 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। साथ ही जो है वो जेपीईजी में ही होनी चाहिए। साथ ही आपका जो साइन है उसका भी आपको जो है चौड़ाई या फिर मैं लंबाई की बात करूं तो आपको ध्यान रखनी है वो 7 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए। अगेन फोटोग्राफ और जो साइन दोनों है वो जेपीईजी में ही होने चाहिए, तभी वो लेगा, अदरवाइज नहीं लेगा। फोटो और साइन का दोस्तों विशेष आप ध्यान रखें, नहीं तो डिस्क्वालीफाई भी किए जा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखनी है, अगर आपके फॉर्म फिलिंग में कोई भी गलती हो जाती है तो आप आगे जाकर के 100 रुपए दे करके वो चेंजेस जो है अपने फॉर्म में वो भी करवा सकते हैं। तो फॉर्म फिल करने के बावजूद भी आप एक बार चेक कर लेना कोई गलती तो नहीं रह गई है। अगर रह गई है तो आप आगे जाकर 100 रुपए दे करके उसे चेंज जो है वो करा सकते हैं। दोस्तों उसके अलावा अगर हम बात करें कि ये जो आपकी परीक्षा है इसके अंतर्गत आपका पाठ्यक्रम जो रहेगा वो कुछ इस प्रकार से रहता है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित राजस्थान और भारत का इतिहास, उसके अलावा राजस्थान की कला, संस्कृति, इतिहास, साहित्य, परंपरा, विरासत, भारत का भूगोल, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, तार्किक विवेचन एवं मानसिक योग्यता, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, कंप्यूटर का ज्ञान और समसामयिक घटनाएं, ये जो है इन पर आपके से प्रश्न पूछे जाएंगे। इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि 150, जी हाँ ध्यान रखिएगा, 150 प्रश्न आपके आएंगे। प्रत्येक
प्रश्न के 2 नंबर होंगे, यानी कि 300 नंबर का टोटल पेपर होगा। 3 घंटे का आपका ये पेपर होगा। और इंपॉर्टेंट बात यह कि इसमें ऋणात्मक अंकन किया जाएगा, यानी कि नेगेटिव मार्किंग भी होगी। जी हां दोस्तों, नेगेटिव मार्किंग जनरली सामान्य पात्रता परीक्षा में होती नहीं है, लेकिन इस पात्रता परीक्षा में ये रखी गई है। 1/3 यानी कि 1/3 जो है आपकी नेगेटिव मार्किंग इसमें रखी गई है। दोस्तों यहाँ पर आपका पाठ्यक्रम का विवरण यानी कि सिलेबस आपको दिया गया है। तो जो भी अभी सर ने आपको आपके सब्जेक्ट्स बताए थे, उन सब्जेक्ट्स के जो टॉपिक्स आपको पढ़ के जाने हैं वो यहाँ पर है। चाहे आप भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में बात करें, उसके यहाँ टॉपिक्स दिए गए हैं। आप राजस्थान के इतिहास, कला, संस्कृति की बात करें, साहित्य परंपरा की बात करें, उसके टॉपिक्स आपको यहाँ दिए गए हैं। भारत का भूगोल हो गया, राजस्थान का भूगोल हो गया, इनके टॉपिक्स आपको दिए हैं। भारत की राज्य व्यवस्था हो गई या राजनीतिक व्यवस्था हो गई भारत की, ये टॉपिक्स आपको थोड़े से ध्यान से पढ़ने हैं। टॉपिक्स का विशेष ध्यान रखेंगे जो भी आपसे बात कर रहे हैं। विज्ञान प्रौद्योगिकी हो गया, अर्थव्यवस्था हो गया, या आपका तार्किक चिंतन यानी कि रीजनिंग की मैं बात करूं तो वो आपका आ रहा है। लैंग्वेज नॉलेज में आपसे इंग्लिश और हिंदी जो पूछी जा रही है उसके यहाँ पर टॉपिक्स आपको दे रखे हैं। कंप्यूटर आपको करना है और एक समसामयिक घटनाओं पर आधारित जो आपके टॉपिक्स यहाँ पर हैं वो यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो ये थोड़े से आप टॉपिक्स के बारे में ध्यान रखें और उसी हिसाब से आप अपना जो अध्ययन है यानी कि जो आपके पाठ्यक्रम की व्यवस्था है वो आप बनाएं सुचारू रूप से, और उस अकॉर्डिंग आप अपनी पढ़ाई जो है वो कर सकते हैं। दोस्तों इस परीक्षा के अंदर आपको OMR शीट जो है वो उपलब्ध होती है, जिसमें 5 ऑप्शन होंगे, जिनमें से 4 में से कोई ना कोई उत्तर से संबंधित, और एक ऑप्शन जो अंतिम होता है वो ये है कि अगर आप किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते हो तो उसके लिए वो 5वां ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल होता है। ध्यान रखेंगे कि हमें है ना लगभग सभी प्रश्न जो है यहाँ पर करने होते हैं, यानी कि आप भले ही प्रश्न नहीं कर रहे हैं तो वो जो 5वां गोला है उसे आप जरूर से अंकित करें, तब जाकर के ही अगर आपने मान लीजिए कि 10% से ज्यादा अगर मान लीजिए ब्लैंक यानी कि खाली छोड़ दिए हैं बबल्स, तो फिर आपकी जो कॉपी है, आपकी OMR शीट जो है उसे चेक ही नहीं किया जाएगा। इस बात का विशेष तौर पर क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। बाकी की जानकारी आपको बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाएगी। और दोस्तों आप निश्चित तौर पर अगर आप मेहनत करेंगे और स्ट्रेटेजी के साथ में चलेंगे तो आप ये पेपर बहुत आराम से पास कर सकते हैं। फिर भी अगर किसी प्रकार की गाइडलाइंस की आवश्यकता हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा। और हम जैसा कि मैम ने आपको शुरुआत में बताया कि हमारा जो चैनल है उसी का टेलीग्राम पर जो चैनल उपलब्ध है उसमें सारी जानकारी और डिस्क्रिप्शन आपको उपलब्ध हो जाएंगे। चैनल को अगर लाइक और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो एक बार वो कर लीजिए, ताकि और महत्वपूर्ण जानकारियां आपको समय समय पर मिलती रहे। चलिए दोस्तों, तो अगली इस परीक्षा के बारे में और भी अगर कोई जानकारी आती है या कुछ भी चेंजेस होते हैं तो वो भी हम आपको ज़रूर से बताएंगे। अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, दुविधा आ रही है, तो आप हमसे ज़रूर से पूछें। बहुत एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो आपके लिए आ रही है। साल भर में एक बार ये परीक्षा आयोजित होती है और उसी दौरान इस परीक्षा में बहुत सारे चेंजेस भी इस बार किए हैं। सर ने बताया भी था, नेगेटिव मार्किंग भी है। तो एक बहुत अच्छा आपके पास चांस है इस परीक्षा को प्राप्त करने का, पास करने का। लगे रहिए, डटे रहिए, मेहनत करते रहिए। इसी उम्मीद के साथ आपसे अगली बार फिर मुलाकात करते हैं। तब तक दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।